बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर इस समय बड़ा बवाल मचा हुआ है और मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। आज बिहार सर मामले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुनवाई हुई, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यह आपको पता है कि शुरू में 65 लाख वोटर को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था, ड्राफ्ट मतदाता सूची से। मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और आज ये आरोप लगे हैं कि इसमें मुस्लिम वोटर्स को असमान रूप से डिलीट किया गया है, भेदभावपूर्ण तरीके से, गलत हर तरीके से हटाया गया है और ये बात सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंच गई है। लेकिन अब इस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का चुनाव आयोग है, उसने साफ साफ पलटवार कहा है और बहुत सख्त लहजे में कहा है कि ये सारे के सारे आरोप झूठे, भ्रामक और सांप्रदायिक हैं। और जब माहौल गर्म हो ही रहा था तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर आज की सुनवाई के दौरान कहा कि हमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और अच्छे तरीके से करेगा। तो आखिर इस पूरे मामले की जो ये आर्ग्यूमेंट है, इसकी सच्चाई क्या है और आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ, सब कुछ समझने वाले हैं। क्या बिहार में वोटर लिस्ट में धर्म के नाम पर गड़बड़ी हुई है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गया है? आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 की सुनवाई में क्या हुआ, ईसीआई का क्या जवाब था और कानून क्या कहता है और ये पूरा मामला भारत के लोकतंत्र के लिए इतना अहम क्यों है। चलिए शुरू करते हैं बिहार सर की आज की सुनवाई के बारे में। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज की सुनवाई की सबसे पहले जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। केस का नाम आपको ऑलरेडी पता ही है, बिहार सर में केस का नाम क्या है? एडीआर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन असल में ध्यान दीजिएगा, जो ये बिहार सर का मामला सुनवाई तो हो रही है मगर ये मामला सिर्फ बिहार का है ही नहीं। ये सवाल है कि भारत में वोटर्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन कैसे तय होता है और क्या वो प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है या फिर पारदर्शी है या फिर नहीं है। इस विवाद के केंद्र में है बिहार की एक बड़ी कवायद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण। अब बात करते हैं कि आज की सुनवाई के दौरान क्या आरोप आए, क्या आरोप थे, उसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। एडीआर और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। उनका कहना था कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली तरीके से, मतलब असामान्य तरीके से, गलत तरीके से हटाया गया है। इस पर एडीआर का यह दावा था कि 65 लाख वोटर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले बाहर किया गया और उनमें से लगभग जो 25% थे वो मुस्लिम वोटर्स थे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, एडीआर ने ये भी कहा कि जो फाइनल वोटर लिस्ट से 3.66 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उसमें भी 34% जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। एडीआर का कहना था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि ये एक सिस्टमैटिक भेदभाव है। लेकिन यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग ने कहा कि ये आंकड़े गलत ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। भारत की जो धार्मिक वैमनस्य है, सद्भाव है, उसके लिए बहुत खतरनाक भी है। अब ईसीआई का जवाब जो है उस पर समझते हैं आगे बढ़ने से पहले, मगर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ साझा जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। अब बात कर रहे हैं हम ईसीआई ने क्या जवाब दिया 16 अक्टूबर 2025 यानी कि आज की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या जवाब दिया उसको समझिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा और जो उन्होंने अपना एक विस्तृत हलफनामा दायर किया था और उसमें बहुत ठोस तर्क रखे थे, उसमें यह कहा कि धर्म आधारित डेटा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है भाई। देयर इज नो रिलीजियस डेटा। धर्म आधारित
डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ईसीआई ने इस पर साफ कहा है कि हमारी वोटर लिस्ट में किसी भी मतदाता का धर्म दर्ज ही नहीं होता। तो धर्म के आधार पर डिलीशन या बायस का आरोप तकनीकी तौर पर असंभव है और गलत भी है। यह सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी निंदनीय है, ऐसा ईसीआई ने अपने हलफनामे में कहा। जो नेम री इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का दावा है जो एडीआर की तरफ से किया गया, सॉफ्टवेयर जो जिसके ऊपर एडीआर ने यह दावा किया कि हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी उसको चलाया तो हमें पता चला इतने इतने नाम मुसलमानों के हैं। एडीआर ने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया है जिसके जरिए यह पता चला है कि धर्म पहचानने की कोशिश की गई थी उस सॉफ्टवेयर के जरिए कि किसका नाम धर्म से पता चल रहा है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। इस पर ईसीआई ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता संदिग्ध है और उस पर कोई कानूनी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जहां तक 65 लाख नाम हटाने की वजह की बात है उसके ऊपर ईसीआई ने साफ कहा आज की सुनवाई के दौरान ये नाम कानूनी कारणों से हटाए गए हैं और वो कानूनी कारण हो सकते हैं कि क्या पता वोटर की मृत्यु हो गई इस वजह से हमने हटाए हैं, वो तो लिखा हुआ है किसी कारण की वजह से ही हटाए हैं। और स्थायी रूप से स्थानांतरण कहीं और चला गया है, कहीं बस गया है, वहां पर वोट बनवा ली है इसलिए हटाए गए। और तीसरा डुप्लीकेट नाम है वोटर लिस्ट के अंदर तो इसलिए हटाए गए, इन कारणों के तरह से हटाए गए हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 का, उसकी जो धारा 17 है उसके तहत एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में हो ही नहीं सकता। अगर एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में है तो हटेगा, उसका नाम सिर्फ एक में ही रहेगा। इसलिए डुप्लीकेट नामों को हटाना कानूनी तौर पर जरूरी है। और जहां तक सत्यापन प्रक्रिया की बात है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में ईसीआई ने यह कहा कि बिहार सर के दौरान 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट शामिल थे। घर घर जाकर सत्यापन हुआ और डेटा को वेबसाइट पर डाला गया। और इस पर राजनीतिक दलों के रवैयों के बारे में ईसीआई ने यह कहा कि राजनीतिक दल और संगठन सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने गलतियां दिखाने पर ज्यादा जोर दिया लेकिन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद नहीं की। और जो अपील की स्थिति है, आपको याद होगा कि लास्ट सुनवाई के दौरान हमने उसके ऊपर भी सेशन बनाया था जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट में किसी का नाम अभी भी नहीं आया है तो वो अभी भी अपील दायर कर सकता है। और उसके लिए बिहार विधिक सेवा आयोग को बोला था कि अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको मदद करने के लिए भेजिए ताकि लोग अपील दायर कर सके। तो अपील की स्थिति के बारे में ईसीआई ने बोला कि जनाब आपने पिछली तारीख में अपील के अधिकार के बारे में बोला था कि और जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं वो अपील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक किसी भी मतदाता की तरफ से एक भी दावा ऐसा नहीं आया जिसने अपील की हो कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है। और जहां तक नए मतदाता जोड़े गए के नाम के बात है उस पर ईसीआई के अनुसार 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए। 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए। जो फाइनल वोटर लिस्ट है बिहार सर के अंदर है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जोड़े गए। और अब बिहार की 21.53 लाख नए वोटर पुरानी लिस्ट में जोड़े गए थे और अब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर 7.42 करोड़ मतदाता हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर ईसीआई का इस बात पर यह कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक हुई है, पारदर्शी है और निष्पक्ष है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसी बड़ी वोटर रिवीजन प्रक्रियाओं की स्वतंत्र ऑडिट होनी चाहिए या आपको लगता है कि ईसीआई पर भरोसा करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो आज सुनवाई हुई उस दौरान क्या क्या बातें हुई और सुप्रीम कोर्ट की जो आज वाली सुनवाई थी उस दौरान जजेस ने क्या कहा वो भी जानना बेहद जरूरी है। आज के बेंच के अंदर आपको पता ही है कि इस केस की सुनवाई कौन कर रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची इस मैटर में पूरी सुनवाई कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट जल्द ही प्रकाशित भी कर ली जाएगी और सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के
नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 17 अक्टूबर है, और 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए जो नामांकन की तारीख है वो 20 अक्टूबर है। लिस्ट उसी हिसाब से फ्रीज की जाएगी। इन्हीं दोनों तारीखों को ध्यान में रखकर फ्रीज करेंगे हम। फाइनल वोटर लिस्ट उस हिसाब से हम फाइनली पब्लिश कर रहे हैं। तो मतलब जो 30 अक्टूबर या 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो लिस्ट आई थी उसमें अभी और रिवीजन चल रहे हैं। एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से ये कहना हुआ आज की सुनवाई के दौरान। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक किसी ने अपील दाखिल नहीं की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान, आपको याद ही होगा, फ्री लीगल एड का निर्देश दिया था बिहार विधिक सेवा आयोग को, और दूसरी ओर जो अधिवक्ता प्रशांत भूषण जो एडीआर की ओर से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि ईसीआई को आदेश दिया जाए कि वो फाइनल वोटर लिस्ट को पब्लिक करे, कि जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लेके आए, जिससे साफ दिखे कि कौन जोड़ा गया और किसका नाम हटाया गया। और प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक नई डिलीशन लिस्ट को वेबसाइट पर नहीं देखा है, और क्योंकि वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं डाली गई है, जबकि 20 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें यह कोई संदेह नहीं है कि ईसीआई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, आज की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो पूरा विश्वास है वो चुनाव आयोग के अंदर दर्शाया है, और ये भी कहा है कि क्योंकि चुनाव आयोग, ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, चुनाव आयोग बंधा हुआ है ये सूची प्रकाशित करने के लिए, और हम यहाँ पर मामला बंद नहीं कर रहे हैं 20 तारीख तक, जब तक आखिरी नामांकन नहीं हो जाता। और आपको पता ही है कि इस फैसले के अंदर, इस केस के अंदर जो पहले भी एक इंटरिम ऑर्डर आया था उसमें भी ये बोला गया था कि जो अंतिम तिथि होगी नामांकन भरने की, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइल करने की, तब तक वोटर लिस्ट में रिवीजन संभव है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कोई सख्त आदेश नहीं दिया है, लेकिन निगरानी बरकरार रखी है, और अगली सुनवाई इस मामले पर 4 नवंबर 2025 के लिए रखी है। 4 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। 16 अक्टूबर को आज सुनवाई हुई, अब होगी 4 नवंबर को। अब बात करते हैं कानूनी ढांचे की, उसको भी समझने की जरूरत है। जहां तक कानूनी ढांचे की बात है तो इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसकी धारा 21(3) इलेक्शन कमीशन को यह शक्ति देता है कि विशेष पुनरीक्षण कर सके जिस तरीके से उसे उचित लगे। यही कानून जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और को सर जैसे वेरिफिकेशन अभियान चलाने की भी अनुमति देता है, लेकिन इस पर एडीआर का तर्क है कि यह शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। ऐसे बड़े नियोजन पर न्यायिक निगरानी बहुत जरूरी है। यानी असली संवैधानिक सवाल अब यह है कि क्या ईसीआई को इतनी स्वतंत्र और असीमित शक्ति होनी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, या फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। अब इस पूरी सुनवाई का और एक व्यापक विश्लेषण जरूर कर लेते हैं अंत में, क्योंकि अगर हम, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बिहार को छोड़ दें तो ये केस वैसे भी पूरे देश के लिए बहुत मायने रखता है। ये भारत की मतदाता सूची पर भरोसे का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। ईसीआई एक तरफ कह रहा है कि जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। एडीआर कह रहा है कि इसमें सिस्टमैटिक गलती है और पूर्वाग्रह छिपा हो सकता है। ईसीआई का जो है वो कम्युनल अप्रोच वाला बयान साफ साफ ये दिखा रहा है कि इन आरोपों को ईसीआई कितना गंभीर ले रहा है, क्योंकि छोटे मोटे आरोप नहीं। आप सीधा ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुसार एक ऐसी एजेंसी है जो संविधान के अनुरूप बनाई गई है, सीधा आप उसको ये कह दे कि भाई तुमने मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटा दिए, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है, छोटी मोटी बात नहीं। और इस चीज को चुनाव आयोग ने अपने तरीके से बड़ा स्ट्रांग बिलीव भी लिया है, और उसके साथ साथ अच्छे से डील कर रहा है और साफ जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि चुनाव आयोग भी इन आरोपों को बहुत हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं। संवैधानिक संस्था पर सांप्रदायिकता के आरोप लग रहे हैं, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह की वजह से नाम हटाने के आरोप लग रहे हैं। बात छोटी नहीं है, और जिनका जवाब चुनाव आयोग अच्छे तरीके से दे रहा है। और याद रखिएगा, बिहार चुनाव बस कुछ दिन दूर है। नामांकन की अंतिम तारीख 20 तारीख है, उसके बाद आपके इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और अगले महीने के
14-15 तारीख तक आपके सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा बिहार के अंदर। ऐसे में जो राजनीतिक तापमान है, इन सारे मुद्दों को, इन सारी चीजों को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर जरा सा भी भ्रम या फिर अविश्वास फैलता है तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती हैं। अब हम इस पूरे मसले को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिएगा, इस पूरे मसले के अंदर एक जो मुद्दा है वो टेक्नोलॉजी बनाम मानवीय प्रक्रिया का है। टेक्नोलॉजी बनाम मानवीय प्रक्रिया का है। एडीआर ने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है कि कितने मुस्लिम मतदाता हैं जिनके नाम डिलीट किए गए हैं, इस चीज के लिए उसने नामों से धर्म पहचानने की कोशिश की है, जबकि चुनाव आयोग ने यह बोला है कि हमने मैदानी सत्यापन किया है, हमारे बीएलओ घर घर गए हैं। ये टेक्नोलॉजी और मानव सिस्टम के बीच का अंतर साफ दिखा रहा है। दूसरा, पारदर्शिता बनाम दक्षता का भी ये मामला है। हर नाम की जानकारी वेबसाइट पर डालना पारदर्शिता तो बढ़ाता है, लेकिन इतने करोड़ रिकॉर्ड के लिए यह भारी तकनीकी चुनौती भी है। और तीसरा, न्यायिक संयम का मामला, जुडिशियल रेस्ट्रेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कोई आदेश देने की बजाय इंतजार करने का फैसला लिया है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट का फैसला लिया है, यानी कोर्ट ने ईसीआई को भरोसे का मौका दिया है, और जो एक अच्छा कदम है। लेकिन साथ में अपनी निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ी है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। और चौथा मुद्दा है पूरा इस मामले के अंदर, वो संस्थानों पर भरोसे का मामला है। जस्टिस सूर्यकांत का बयान कि हमें कोई शक नहीं है कि ईसीआई अपनी जिम्मेवारी पूरे तरीके से निभाएगा, इस पूरे केस का सार है ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा भी रखो पर जांच भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह दृष्टिकोण लग रहा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, और इस मामले के अंत में हम इस मामले को कंक्लूड करते हैं, क्या नतीजे पर निकलते हैं, क्या सुनवाई से क्या नतीजा निकलता है उसको समझते हैं। बिहार सर केस सिर्फ एक राज्य या फिर चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि भारत के सबसे अहम अधिकार, लोकतंत्र के सबसे अहम अधिकार, मतदान यानी कि वोट के अधिकार की विश्वसनीयता का मामला है। ईसीआई ने अपने सिस्टम का बचाव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने संयम और भरोसा दिखाया आज की सुनवाई के दौरान, और याचिकाकर्ता अभी भी पारदर्शिता की मांग पर अड़े हुए हैं। अगली सुनवाई 4 नवंबर 2025 को होगी, और तब तय होगा कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में क्या तस्वीर सामने आती है, क्योंकि अंत में लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि इस भरोसे का भी नाम है कि हर वोट की गिनती होगी और सही तरीके से होगी। तो अब आपकी बारी है, अंत में मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ईसीआई की प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी है, या सुप्रीम कोर्ट को और सख्त निगरानी करनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। यूट्यूब का नया फीचर है जहां पर जो अच्छी वीडियो होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी हाइप करिएगा, ठीक है। अगर जो अच्छी वीडियो होती है, अगर आप लोग उसको हाइप करेंगे तो वो और ज्यादा लोगों तक यूट्यूब उस वीडियो को पहुंचाता है। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सीधा इस बार कोड को स्कैन करके हमारी ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। दिवाली पर सेल चली हुई है, काफी डिस्काउंट है, आपको स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। अगर आप जैन सर कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई परेशानी होती है कोर्स में एनरोल करने में, नंबर दिए हुए आप उस पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।